हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है। और इसमें हम इस जो हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से, ये कंटिन्यू चलेगा। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, टोटल 16 सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो हर एक सब्जेक्ट का हम टॉपिक वाइज जो है एनालिसिस करेंगे पीवाईक्यू का। तो आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट है? नेटवर्क थ्योरी। आज हमने स्टार्ट किया है नेटवर्क थ्योरी। अब नेटवर्क थ्योरी में हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे पीवाईक्यू को। जैसे पहला टॉपिक हम क्या लिए आज? बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो ये सारे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक लेक्चरर और आरआरबी जेई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसको पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों वाले। और हम चैप्टर वाइज इसमें एनालिसिस करेंगे। ठीक, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारा वीडियो डेली पड़ेगा। ठीक है, हमारा वीडियो डेली पड़ेगा। चलो, हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, सीधा हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर हमारा देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फॉर द इक्विवेलेंट डेल्टा फिगर सर्किट शोन इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ आर ए बी एंड आर बी सी रिस्पेक्टिवली। कुल मिला के हमको इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए इक्विवेलेंट डेल्टा चित्र सर्किट के लिए आर ए बी और आर बी सी के मान क्रमशः होंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आर ए बी और आर बी सी इस तरीके से लिखा है, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे आर ए बी और आर बी सी। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो हमें आर ए बी और आर बी सी का मान निकालना है। और डायग्राम में दिया है, ये वाला रजिस्टर कितना है? 3 ओम का है, ये 1.5 ओम का है, और ये 9 ओम का है। और ये इसका इक्विवेलेंट है, यहाँ आर ए बी है, यहाँ आर सी ए है, और यहाँ आर बी सी है। तो अब हम देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। ठीक, थोड़ा ये सब जो लिखे हैं हम इसको हटा दें, और यहाँ पर हम शुरू करते हैं निकालना। ठीक, अब यहाँ पर जगह है थोड़ा सा, यहीं हम निकालते हैं। और हमें पता है, अगर जो इलेक्ट्रिकल के हैं वो पढ़े होंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में हम मान निकालते हैं। ठीक, जैसे अब मान ये, अगर ये है, ये बी है, तो इसके बीच में क्या है? रजिस्टर लगा है, तो इस पॉइंट की आर और मतलब ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हमने कह दिया आर ए बी। ठीक, अब आर ए बी में करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा, वही हमें निकालना है। ठीक, तो अब सीधा बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लेट कर दिए हैं, और हमें सिलेबस भी खत्म करना है। टोटल 16 सब्जेक्ट हैं, 16 सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज, चैप्टर में भी टॉपिक वाइज हम उसका पीवाईक्यू का हल करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें पता होगा कि आर ए बी बराबर क्या होता है। यहाँ पर आर ए बी, आर ए बी बराबर जो भी होता है यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक, आर ए प्लस आर बी, ठीक, प्लस आर ए आर बी अपान में क्या होगा? आर सी। ये इसका मान होता है। ठीक, अगर हमें इन दोनों शाखाओं के बीच में निकालना है तो आर ए बराबर क्या होगा? आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी अपान में आर सी। अगर हम इसको हल करेंगे तब क्या आएगा? तो यहाँ से मान लो हम निकाल रहे हैं सिर्फ आर ए का मान। हम यहाँ से आर ए का मान निकालेंगे, क्या आएगा? आर ए उधर छोड़ो, अब यहाँ बचेगा, इधर आर ए बी पहले से था, ये हो गया आर ए बी। ठीक, और फिर यहाँ पर हम करेंगे आर सी ए। जो पढ़े होंगे उनको पता होगा चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक, अब हमें, आपको पता होगा, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ए और बी में देखिए ये 1.5 ओम, ये 3 ओम। ठीक, यहाँ हो गया। अब हम एक नया पेज लेते हैं, वहाँ पर समझते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करके। ये डायग्राम याद रखना आप लोग। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं आर ए बी का मान। आर ए बी, तो दोनों शाखाओं के बीच जैसे ये पहला सर्किट था जहाँ पर निकल रहा था ऐसे। ठीक, इसका मान कितना है? 3 ओम है। फिर इधर से जो आया है वो यहाँ पर जो रजिस्टर लगा उसका मान 1.5 ओम है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 प्लस 1.5 प्लस जो हमने वहाँ पर किया था वही हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक, जो फार्मूले हमने बताया 1.5 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9। ठीक, अब आगे इसको हल कर लो, हमारा क्या आ जाएगा? आर ए बी का मान आ जाएगा। अब आप हल करिए या हम, चलिए हल कर लेते हैं। 3 प्लस 1.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा डिवाइड करने पर? 0.5। ठीक है, तो आर ए बी का मान कितना हो गया? 5 ओम। ये हमारा आ गया आर ए बी का मान। ठीक, इसी तरीके से हम आर बी सी भी निकालेंगे। ऐसे आर बी सी निकालना है, सेम उसी तरीके से निकलेगा। 9 प्लस 1.5 प्लस 9 इंटू 1.5 अपान में क्या होगा? 3। ये 9 है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तुरंत हमारा मान आ जाएगा 9 प्लस 1.5 प्लस
यहाँ पर होगा 4.5। यहाँ पर ये टोटल कितना आ जाएगा, 15 ओम, 15 ओम। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब आर ए बी कितना है, 5 ओम है, और आर बी सी कितना है, 15 ओम है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये, अब यहाँ से आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। हमारा आंसर यही आ रहा है ना, आर ए बी का मान कितना है, 5 ओम है, और आर बी सी का मान कितना है, 15 ओम है। तो हमारा आंसर कितना हो गया इसमें का, आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक, और फार्मूला सेम है, डायग्राम थोड़ा बदल सकता है। सीरीज और पैरेलल का जो स्टार और डेल्टा का जो, इसी स्टार डेल्टा को हम अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना ताकि फार्मूला सेम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, अब क्या है, इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर पावर डिसिपेट इन द 5 ओम रजिस्टर इज। अब जो यहाँ पर ये हमारा 5 ओम का रजिस्टर है, यहाँ से कितनी पावर खर्च हो रही है, डिसिपेट हो रही है, निकल रही है, हमें वो निकालना है। ठीक, पावर निकालना है। नीचे दिए गए चित्र में सर्किट में 5 ओम रजिस्टर में खर्च होने वाली पावर है। ठीक, ये पावर हमें निकालना है। चलिए हम पावर निकाल लेते हैं सर्किट से। तो हम यहाँ पर चलिए यहीं डिजाइन करते हैं। पहले सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर्किट को सिंप्लीफाई कहाँ बना दें हम डायग्राम, चलिए यहीं बनाते हैं। इसी सर्किट को हम थोड़ा नया पेज लेते हैं, वहाँ पर ड्रा करते हैं। ठीक, जो सर्किट है उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम उस सर्किट को ड्रा करेंगे। ठीक, अगर आप पढ़े हैं तो आपको तुरंत पता लग जाएगा ये सर्किट कैसे हम बना रहे हैं। क्योंकि बेसिक अगर क्लियर नहीं है तब तैयारी नहीं हो पाएगी। पहले हमें बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। इसको हम करेंगे कितना, जब निकालेंगे हम हल करेंगे तो 20 वोल्ट ये भी हो जाएगा, और 20 वोल्ट ये भी हो जाएगा। बाकी जो हमारे रजिस्टर थे उनकी वैल्यू हम वही रखेंगे सेम। ठीक, ये इस तरीके से हम ड्रा कर लिए। अब जो हमारा 10 ओम का रजिस्टर है, ये यहाँ से हमारी करंट कितनी जाएगी, यहाँ पर हमारी नेट करंट जो होगी उसका मान होगा 0। ठीक, लेकिन जो 5 ओम का रजिस्टर है, ये वाला 5 ओम का रजिस्टर है, वहाँ से करंट हमारी कितनी जाएगी, यहाँ से करंट का मान अगर हम निकालेंगे तो आएगा 4 एम्पियर। पता है वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट का मान निकालोगे तो वी बाई आर। अगर वोल्टेज 20 है, करंट यहाँ पर रजिस्टर 5 ओम है, 5 से भाग दोगे फिर जाएगा 4 बार, तो करंट का मान कितना आया, 4 एम्पियर। हमसे क्या पूछा गया है, पावर। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक, आई 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 इंटू आर का मान कितना है, 5। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 80। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। तो यहाँ पर कितना आया, 80 वाट। ठीक, तुम्हारा आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 80 वाट हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहना आप लोग। अब ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पढ़ लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग। हमें ये पढ़ के और फिर ये जो नीचे विकल्प दिए हैं उसको सेट करना है। रेजिस्टेंस डिसिपेट एनर्जी, मतलब रेजिस्टेंस एनर्जी खत्म करता है, ये बात जो बोली है क्या है, सही है। ठीक, कैपेसिटेंस स्टोर एनर्जी, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टेंस डिसिपेट एनर्जी, इंडक्टेंस जो है एनर्जी को खत्म करता है। ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है या सही है। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो हमें पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करता है। ये जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये सही बोल रहा है, और दूसरा भी सही बोल रहा है। लेकिन इंडक्टेंस जो है एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता, इंडक्टेंस भी एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक, अगर यहाँ होता इंडक्टेंस स्टोर्स एनर्जी, ये भी ऑप्शन सही हो जाता, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, पहला ये सही बोल रहा है कि रेजिस्टेंस डिसिपेट एनर्जी, रेजिस्टेंस जो है एनर्जी को खत्म करता है, कैपेसिटेंस एनर्जी को स्टोर करता है, ये भी बात सही है। लेकिन इंडक्टेंस वाली बात इसने गलत, ये गलत गलत बोल रहा है कि इंडक्टेंस जो हमारा है वो एनर्जी को डिसिपेट करता है। ठीक, ये गलत है, इंडक्टेंस भी हमारा एनर्जी को स्टोर करता है। तो 1 एंड 2 ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
द करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट शोन बिलो। नीचे दिए गए सर्किट में वोल्टेज सोर्स से बहने वाला करंट, हमें धारा का मान निकालना है कि इस वोल्टेज सोर्स से जो करंट बह रही है उसका मान कितना है। ठीक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आई बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। ठीक। वोल्टेज का मान कितना है 3, रजिस्टर का मान कितना है 4, 4 ओम। ये रजिस्टर है 4 ओम, ये वोल्टेज है 3 ओम, 3 वोल्ट। कितना आया ये 0.75 एम्पियर। ये हमारा आ गया करंट। ठीक। लेकिन हमें निकाल, ये करंट हमारी यहाँ से निकली है, यहाँ की करंट हमें निकली है। ठीक, हमें निकालना है यहाँ की करंट। तो क्या होगा, हम नया पेज ले लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स। अब जो वोल्टेज सोर्स लगा है हमारा 3 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, उसमें से करंट कितना बह रहा है हमें वो निकालना है। क्या हो जाएगा 0.75 वहाँ का आया है प्लस 0.25 एम्पियर हमको दिया है दूसरे छोर पर। करंट का मान कितना हो गया 1 एम्पियर। हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये देखो। तो ये इतना जब हमने हल किया, इतने पर हमको करंट का मान कितना आया 0.75 एम्पियर। और ये 0.25 पहले दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर किस ऑप्शन में है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 एम्पियर। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ये जो सर्किट दिया है बोला इस पर विचार करो और बताओ धारा आई का मान क्या है। जो यहाँ पर ये वाली करंट फ्लो कर रही है इसका मान हमें बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सर्किट को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक, सर्किट मॉडिफाई करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, सर्किट को थोड़ा हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर। तो बहुत अगर हम बारीकी से पढ़ाएंगे सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम बहुत पीछे हो चुके हैं। तो बेसिक अगर आपको क्लियर है तो आपको समझ में आएगा, ये श्योर है 100%। इसका बेसिक नहीं क्लियर है उसको समझ में नहीं आएगा। पहले हमें बेसिक मजबूत करना होता है तब चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। ये हम सर्किट को क्या किए हैं, रीअरेंज किए हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं हम। सर्किट हम इस तरीके से ड्रा किए हैं। तो लेकिन अब सर्किट में, अब अगर इस लूप में हम करंट निकालेंगे, ठीक, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं करंट का मान आएगा 20 एम्पियर। और हमें करंट जो आई दिया है, ये वाली आई, हमें इसी का मान निकालना है। ठीक, इस लूप में भी करंट सेम आएगा। 20 एम्पियर बोल दिए क्या, सॉरी 20 एम्पियर नहीं है, 20 एम्पियर नहीं आएगा, 2 एम्पियर। 20 एम्पियर बहुत होता है, 20 एम्पियर कोई चीज़ कहाँ चलेगी, 2 एम्पियर आएगा। यहाँ भी लूप लगाएंगे 2 एम्पियर आएगा। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो नेटवर्क है ये, अगर ध्यान दोगे, ये नेटवर्क क्या है, सिमेट्री है। क्योंकि भाई सिमेट्री कैसे, ये 6 और 4 जो सीरीज में लगा है अलग अलग, एक ही माना जाएगा, 10 ओम, 10 ओम। ठीक, 20 ओम ये है, 20 ओम ये है, 10 ओम बीच में है, 10 ओम इधर है। ये इतना अगर देखोगे, ये इतना एक पार्ट हो गया, ये इतना एक पार्ट हो गया, जो 20 इधर 10 ओम बचा, ये दोनों में कॉमन है। तो नेटवर्क सिमेट्री है। तो हमें पता है कि सिमेट्री नेटवर्क है, तो सिमेट्री नेटवर्क प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्री नेटवर्क में जो करंट का मान होता है वो 0 होता है। सो यहाँ लिख सकते हो इट इज अ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल network, so the current is 0, that is I is equal to 0। ठीक, सिंपल सा है। हम चलते हैं अपने पेज पर, तो वहाँ हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है, 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, क्योंकि नेटवर्क क्या है, सिमेट्री है।
ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। ये एक सर्किट दी हुई है और इस पे हमें क्या निकालना है। जो यहाँ पर आर है, उस आर का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर वो मार्क कर देते हैं। ये जो आर है, इस आर का रजिस्टर का मान हमें निकालना है। चलिए हम शुरू करते हैं और यहीं पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सर्किट दोबारा रीड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सर्किट आप यहाँ से ध्यान से देखते रहेंगे। तो हम पहले निकालते हैं, थोड़ा इसको हम डिलीट कर दें, थोड़ा इसमें करंट वगैरह बना देना। यहाँ पर करंट मान लो बह रही है I1, और यहाँ पर करंट बह रही है I2। ठीक है, ये प्लस है माइनस सब दिख रहा है। चलिए अब I1 का मान निकालो। यहाँ से I1 बराबर 24/24 1 एम्पीयर। ठीक, फिर यहाँ से निकालो I2 का मान 24/8 3 एम्पीयर। ठीक, अब I1 निकाल रहे हो। I1 क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 24 ओम है, वोल्टेज यहाँ कितना है, 24 वोल्ट है, इसीलिए हमने किया 24/24 24/24। I2 क्या है, रेजिस्टेंस 8 ओम है, वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट है, तो 24/8 तो है 3 एम्पीयर। अगर टोटल आई निकालेंगे क्या करोगे, I1 प्लस I2, टू टू नहीं है, सॉरी, 1 + 3 = 4 एम्पीयर। ठीक, लेकिन हमें निकालना क्या है, आर। इस आर का मान हमें निकालना है, इसलिए I = यहाँ पर सोर्स वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट माइनस 24 वोल्ट, पान क्या होगा आर। ठीक, क्योंकि करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन आर। हमारे पास दो वोल्टेज है, विभवांतर हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से हमें आई का मान पता है, इस आई का मान हमें पता है। जब इसको हम रख के हल यहाँ 4 रखेंगे, तो इसको घटा के जब डिवाइड करेंगे, तो आर का मान क्या आ जाएगा, 44 ओम। क्योंकि आई की वैल्यू क्या रखोगे, 4 रखोगे, इसको यहाँ से घटाओगे, फिर इक्वेशन तो हल करना आता ही होगा। इक्वेशन जब हल करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 44 ओम। सी इज द करेक्ट आंसर। ये सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, 44 ओम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए सर्किट के 80 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो मिला के इस जो 80 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, यहाँ पर हमें करंट निकालना होगा। तो वैल्यू ऑफ करंट इज 80 ओम रजिस्टर आप बिलो सर्किट कीज। ठीक, चलिए अब अगर आपको पता हो तो हम KCL KVL से परिचित होंगे। यहाँ पर जो हमारा ये नोड है, इसको हम नोड मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक, और इसमें करंट बह रही है आई मान लो। अब इस नोड पर हम KCL को लगाते हैं। ठीक, नोड को हम मान लेते हैं V1। लगा दो KCL, क्या हो जाएगा, V1 - 50 अपान में कितना 4, V1 - 50 अपान में रजिस्टर कितना है 4, प्लस V1/80। ये है ना, V1/80 प्लस V1/20 = 0। तो यहाँ से V1 का मान हल करने पर आपको मिलेगा 40 वोल्ट। इसलिए I का मान कितना आ जाएगा, V1/80 = 40/80 = 0.5 एम्पीयर। ठीक है, ये जब इतना पूरा तुम आप हल करोगे ये वाला पार्ट, तो हमारा कितना निकल कर आएगा, V1 आएगा 40 वोल्ट। और वहाँ से जब हम करंट निकालेंगे 0.5 एम्पीयर। 0.5 कहाँ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द करंट थ्रू अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क विदाउट म्यूचुअल कपलिंग व्हेन द ब्रांच इम्पीडेंस टेक्स 4 डिफरेंट वैल्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी प्रिफर्ड। एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क की किसी खास ब्रांच से गुजरने वाली करंट का पता लगाना जरूरी है बिना किसी आपसी कपलिंग के, जब उस ब्रांच का इम्पीडेंस अलग 4 अलग अलग मान लेता है। नीचे दिए गए तरीकों में से किसे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, तो हमें ये देखना है, ये तो यहाँ पर हम पढ़े होंगे। ठीक, मेश एनालिसिस आप जानते हो। ठीक, इसको हम KVL कहते हैं। केविनियन है नोडल एनालिसिस, जिसे हम
KCL कहते हैं। सुपर पोजीशन है, सुपर पोजीशन में कैसे निकालते हैं हमें पता है, ठीक। अब यहाँ पर इकलौता एक बचता है हमारा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए चित्र में शाखा AB से प्रवाहित धारा, ये जो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो यहाँ से कितनी करंट निकल रही है हमें वो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो हम लगाते हैं KCL, और वो भी कहाँ, नोड A पर। यहाँ लिख सकते हो आप, अप्लाई KCL एट नोड A। ठीक, अब हम क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें हल करना है, सिर्फ आंसर ले आना है, तो ज़्यादा हमें लिखना पड़ना नहीं, ठीक। अब नोड A पर हम KCL लगा रहे हैं, तो क्या होगा, VA अपान में 2, ये है 2, फिर प्लस VA माइनस VB अपान में 2, इन दोनों बीच में रजिस्टेंस कितना है, 2 है, बराबर 10, ठीक, इज इक्वल टू 10। तो इसको जब हल करोगे, ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे क्या होगा, 2VA माइनस VB होगा, ठीक, इज इक्वल टू कितना होगा, 20। क्योंकि जो GB है, ये वाला पार्ट, ये इसका वोल्टेज हमें दिख रहा है ना, 20 वोल्ट है, यहाँ हम रख सकते हैं 20 वोल्ट। तो अगर VB का मान हम 20 वोल्ट रखते हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट 20 ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर यहाँ से मिला के VA का मान कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। हल करोगे, ठीक। अब AB से हमें निकालना है, तो AB से निकालोगे तो क्या करोगे, VA माइनस VB अपान 2। VA का मान भी 20 है, VB का मान भी 20 है, फिर मिला के AB के थ्रू जो शाखा में करंट बह रही है वो कितना है, 0, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का VI अवलक्षण दर्शाता है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हैं, ठीक। हमें पता होना चाहिए, आइडियल प्रैक्टिकल दो होते हैं, दोनों का वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब हमें आना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखोगे ये ग्राफ फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि VI कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ करंट का मान फिक्स कर दी, ठीक। यहाँ वोल्टेज में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं। सी में देखो क्या है, ये यहाँ पर हमें दिखाई देगा कुछ, ठीक। पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में थोड़ा जान लो। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स डिलीवर कांस्टेंट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक। तो इस हिसाब से जो इसकी डिफिनीशन होती है, उस हिसाब से हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें दिख रहा है कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, उसके हिसाब जैसे वो बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो, जो सी वाला है और बी वाला है ये सेम दिख रहा है, लेकिन सेम है नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। लेकिन इसका ग्राफ आ रहा है कहीं से, और ये इस यहाँ से पार कर रहा है, और यहाँ पर आई है, यहाँ पर जो करंट वोल्टेज ये सेम है। लेकिन जो आदर्श वोल्टेज स्रोत है उस पर कहना क्या है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स कांस्टेंट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू। मतलब ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को कंटिन्यू डिलीवर करेगा, ठीक, जैसे करंट फ्लो करेगी। चलिए यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, क्या सही होगा भाई, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आइडियल प्रैक्टिकल चीज़ें आप बारीकी से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, एक नेटवर्क में शाखाओं की संख्या b है, नोड्स की संख्या n है, और आश्रित लूप की संख्या 1 है। स्वतंत्र धारा समीकरणों की संख्या क्या होगी। द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ नेटवर्क इज b, द नंबर ऑफ नोड्स इज n, एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट लूप इज 1, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट करंट इक्वेशन विल बी। क्या होगा भाई, चलो हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ
सीधा सा फंडा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट करंट इक्वेशंस, नंबर ऑफ, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट करंट इक्वेशंस क्या होता है, n-1। ये सीधा सा फंडा, इसमें कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें कुछ है नहीं, इसमें जब आप पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो पहले फिक्स, ये समझ थियरी है, फिक्स है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अ कैपेसिटर इज एनर्जाइज्ड बाय अ सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट सोर्स देन द स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी। अगर एक कैपेसिटर को एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट सोर्स से एनालाइज किया जाता है तब कैपेसिटर पर स्टेडी स्टेट वोल्टेज होगा। चलो भैया देखते हैं। अब आपको पता होगा कि कैपेसिटर जहाँ हम यूज करते हैं वहाँ आती है एसी सर्किट। ठीक, आप अल्टरनेटिव करंट में पढ़े होंगे, प्रत्यावर्ती धारा में। अब यहाँ हम एक चीज़ लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर रहे हो। तो वहीं पर क्या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। चलो भाई, क्या होता है, वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन -इंफिनिटी टू टी आई डी टी। ये पता होना चाहिए आपको। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है। अब यहाँ से हमें पता चला कि इंटीग्रेटिंग स्क्वायर वेव जो है वो हमेशा ट्रायंगुलर वेव को फॉलो करेंगे। ट्रायंगुलर वेव मतलब जब आप वेव बनाओगे तो वो वेव इस तरीके से ट्रेवल करेंगी, ना स्क्वायर होंगी ना लीनियर होंगी, वो ट्रायंगुलर वेव में होंगी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक नेटवर्क जिसमें सभी तत्व भौतिक रूप से अलग हो सकते हैं उसे कहा जाता है, अ नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट आर फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड अ। मतलब कोई एक नेटवर्क है जिसमें जितने एलिमेंट लगे हैं सब अलग अलग हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एसी सोर्स लगा है, उसमें कुछ डायोड वगैरह लग गए हैं, कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह आ गए हैं। ठीक, इस तरीके के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, सोचो, सोचो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं उसको। अब डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं। लंप्ड पैसिव नेटवर्क पता ही होगा, रिएक्टिव नेटवर्क पता ही होगा। यहाँ पर इकलौता एक हमको समझ में आ रहा है, क्या होगा इसका आंसर, लंप्ड नेटवर्क। लंप्ड नेटवर्क क्या होते हैं, सारे एलिमेंट अलग अलग कैटेगरी के ऐसे लगे होते हैं। यहाँ मान लो कोई एसी सोर्स है, ऐसे कैपेसिटर लगा, रजिस्टर लगा, इंडक्टर लगा है, हो सकता है यहाँ कहीं पर डायोड लगा हो, इस तरीके से। ठीक, ये हमारा क्या है, लंप्ड नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द किरचॉफ्स करंट लॉ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का धारा नियम डॉट डॉट संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, अब यहाँ ऊपर विकल्प दिए हैं, चार्ज, एनर्जी, पावर। ऊपर दिए गए विकल्पों में से कौन सही है, सही है, ये हमें देखना है। यहाँ पर कौन सा नियम है, धारा नियम है, धारा नियम है तो चार्ज आएगा। ठीक, यहाँ पर फिर क्या होगा, सही, ओनली वन। ठीक, किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो किस पर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी। ठीक, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है वो, और ये किस पर है, चार्ज पर है। ध्यान देना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, छोटी चीज़ें लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आ गया, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार किसी नेटवर्क में किसी भी बंद लूप में सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग सदैव होता है। चलो भैया ये नहीं बता पाओगे, बेकार है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क इज ऑलवेज। पता होना चाहिए। जैसे केसीएल में क्या है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब किसी भी लूप पर जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर निकल रही है, उनका योग करते हो क्या होता है, शून्य होता है। वैसे यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, यहाँ समझ लो, समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। जितना भी वोल्टेज है किसी लूप में, यहाँ आप लिख सकते हो लूप,
ठीक, उनका जब सम करोगे तो सदैव जीरो आएगा, ऑलवेज जीरो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम का नियम किस पर लागू होता है? डीसी सर्किट ओनली, एसी सर्किट ओनली, डीसी सर्किट एज वेल एज एसी सर्किट, प्रोवाइडेड अकाउंट टू taken of the including EMF resulting from the self inductance of circuit and of the distribution of current is cross section of circuit, DC current as well as AC circuit। ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है? कुछ ऑप्शन डी समझ में आ रहा है? डीसी सर्किट as well as AC circuit provided account is taken of the including EMF resulting from mutual inductance of circuit and of the distribution of current in cross section of circuit। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन होगा ये। The value of total potential difference created between the electrode when the cell is not connected to an external circuit is known as it। जब सेल किसी बाहरी परिपथ से जुड़ा नहीं होता तब इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न कुल विभवांतर का मान डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? सोचो क्या कहलाता है? सोच लिए? यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब किसी सेल से कुछ कोई बाहरी परिपथ नहीं जुड़ा होता तब इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न कुल विभवांतर का मान उसका ई एम एफ कहलाता है। ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, या इसको और अलग तरीके से समझ सकते हो कि द एनर्जी अवेलेबल फॉर कन्वर्जन फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिक फॉर्म पर यूनिट चार्ज पासिंग थ्रू द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस तामझाम में मत पढ़ो, बस इतना समझो। अगर कोई सेल है, अगर आप बैटरी एक लिए हो, एक बैटरी है और बाहरी परिपथ से नहीं जुड़ा है, इस पर कोई हम बाहरी लोड नहीं लगाए हैं, ठीक, लोड हमारा नहीं लगा है, तब इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न कुल विभवांतर का मान उसका ईएमएफ कहलाता है। उन इलेक्ट्रॉनों के बीच जो भी वोल्टेज निकलेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम अगली क्लास में। ओके, उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा हुआ। अच्छा लगा है तो कमेंट करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोशिश है कि हम पूरा सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करें। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। बाकी हम चैप्टर वाइज एक बुक उठाएंगे। अभी हम नेटवर्क थ्योरी उठाएं तो इसमें हम टॉपिक वाइज जो है ले चलेंगे सॉल्व कराते हुए। पैरेलल में हो सकता है अगर आप लोग सपोर्ट करोगे कोई दूसरा सब्जेक्ट भी उठा लें। ठीक है, चैनल सब जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।